रूस की वित्तीय समस्याएं बढ़ी, डॉलर के बदले रूबल में भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। रूस ने 100 साल से अधिक समय में पहली बार अपने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट किया है। रूस में लोग नकद निकासी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वे चिंतित हैं कि जब तक संभव है बैंकों से पैसे निकाल लें। रूस का सबसे बड़ा बैंक स्पेयर बैंक को छोड़ रहा है, भारी नकद निकासी और कर्मचारियों व संपत्ति के खतरे के कारण। रूस के बैंक विफल हो रहे हैं। प्रमुख बैंक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वर्ष में उन्हें राहत पैकेज की आवश्यकता हो सकती है। केंद्रीय बैंक सरकार को बचाने के लिए अधिक मात्रा में रूबल छाप रहा है, जो आश्चर्यजनक नहीं है। रूस पर वर्षों से चल रहे युद्ध और प्रतिबंधों का असर दिखना शुरू हो गया है। यह कीमत शासन के लिए असहनीय हो सकती है। रूसी बैंकिंग सिस्टम की गहराई में जाने से पहले आइए रूसी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख समस्याओं को समझें, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था परेशान होती है तभी बैंक परेशान होते हैं। रूस की प्रमुख समस्या तेजी से बढ़ती महंगाई है। 2024 में महंगाई दर 8.4% थी, जो अब लगभग 10% तक पहुंच गई है। सरल शब्दों में, रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे भोजन, ईंधन और उपयोगिताओं की कीमतें द्रुत गति से बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि रूसियों को कम चीजों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं और उनकी कमाई अब उतनी नहीं चलती। आम आदमी के लिए, खासकर पेंशन धारकों के लिए, यह वाकई एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन महंगाई दर कई व्यवसायों का भी गला घोंट रही है। सामग्री और मजदूरी पर अधिक खर्च के कारण भविष्य में वे गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। यह स्पष्ट है कि इसका बैंकों से क्या संबंध है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जब घरों को जीवन यापन की लागत से जूझना पड़ता है तो उन्हें मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड ब्याज भुगतान करने में मुश्किल होती है। व्यवसाय बढ़ी हुई लागतों और ऋण चुकाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रूस में बढ़ती महंगाई का एक प्रमुख कारण देश में गंभीर श्रमिक अभाव है, जो देश के लिए चिंताजनक है। यह जनसांख्यिकीय मुद्दों, प्रवासन और जारी युद्ध के प्रभावों का मिश्रण है। रूस की जनसंख्या कई वर्षों से निम्न जन्म दर के कारण घट रही है। 2024 में जन्म दर 25 वर्षों के निम्नतम स्तर 12 लाख पर पहुंची, जबकि मौतों की संख्या 18 लाख हो गई। रूस में लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और अधिक संख्या में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के सहारे के लिए कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या घट रही है। इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध का मतलब यह हुआ कि सैकड़ों हजारों रूसी या तो सैन्य सेवा के लिए भर्ती किए गए हैं या जबरन भर्ती से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। श्रम की कमी के कारण वेतन में वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है और सामान एवं सेवाएं महंगी हो गई हैं। लेकिन यहाँ श्रम की कमी ही एकमात्र कारण नहीं है। रूस में महंगाई का एक प्रमुख कारण यूक्रेन युद्ध पर सरकार का अत्यधिक खर्च भी है। 2024 में रूस का रक्षा बजट लगभग 140 अरब डॉलर था, जो सरकार के कुल खर्च का 35% है। इस साल राष्ट्रीय रक्षा पर जीडीपी का 6.3% खर्च करने की योजना के कारण यह और भी अधिक होगा। यह टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था दबाव में है और रूसी सरकार की वित्तीय स्थिति पर बोझ बढ़ रहा है। सरकार युद्ध प्रयासों के लिए धन जुटाने हेतु नेशनल वेल्थ फंड का उपयोग कर रही है, जिसे पेंशन प्रणाली का समर्थन करने और संकट के समय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बनाया गया था। युद्ध पूर्व इसके पास 113.5 अरब डॉलर की तरल संपत्ति थी, जो अब घटकर मात्र 36 अरब डॉलर रह गई है। यह फंड 2026 तक खत्म होने की कगार पर है। साथ ही रूस की ऊर्जा आय, जो क्रेमलिन की मुख्य आय रही है, प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कमी के चलते घट रही है। इसलिए सरकार ने अपने युद्ध प्रयासों के लिए धन जुटाने के लिए कर्ज का सहारा लिया है। 2024 में क्रेमलिन का घाटा 34 अरब डॉलर था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% है। इस साल स्थिति और बिगड़ रही है। यह कर्ज मुख्यतः रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाता है, जो किसी भी अन्य सेंट्रल बैंक की तरह मुद्रा जारी कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। पैसा छापने से वास्तविक वस्तुएं और सेवाएं बढ़ाए बिना ही पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे महंगाई बढ़ती है। ज्यादा पैसे उत्पादों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रूस में उत्पाद कम है, क्योंकि प्रतिबंधों ने आयात को बुरी तरह प्रभावित किया है। रूस के आम नागरिक बैंकों के पतन और अंतहीन युद्धों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, परंतु इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि ये कहानियां सुनाई जानी चाहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग इन सत्यों को मौन के पार तक पहुंचाता है। हालांकि
जीडीपी का 1.7% घाटा ज्यादा नहीं है, खासकर जब रूस का सरकारी कर्ज जीडीपी का लगभग 21% ही है। सरकार के अलावा भी पैसा छापने की प्रक्रिया चल रही है। वास्तव में सरकार युद्ध के वित्त पोषण हेतु कंपनियों को अधिक ऋण लेने के लिए बाध्य कर रही है। सरकार बैंकों पर दबाव बना रही है कि वे कंपनियों को उनकी क्रेडिट स्थिति की परवाह किए बिना पैसा उधार दें। युद्ध शुरू होने के बाद से कॉरपोरेट कर्ज अभूतपूर्व अमेरिकी डॉलर 415 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। इसका कारण ये नहीं है कि उधार लेना अचानक आकर्षक हो गया। रक्षा ठेकेदारों ने अमेरिकी डॉलर 250 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इससे रक्षा खर्च असल से कम दिखाई देता है क्योंकि ये सरकारी किताबों में शामिल नहीं होता। लेकिन आखिरकार इसका असर पैसे की आपूर्ति पर जरूर पड़ता है। यूक्रेनी विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार रूस की मुद्रा आपूर्ति 2022 में 24.4%, 2023 में 19.4% और 2024 में 19.2% बढ़ी है। अब हमने पहले ही उस महंगाई को कवर कर लिया है जो इससे हो रही है, लेकिन इसका एक तीसरा पहलू भी है, यानी ब्याज दरें। रूसी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने से महंगाई और अधिक बढ़ने से रोका गया। 2023 में रूस की बेंचमार्क ब्याज दरें 7.5% से बढ़कर 21% हो गईं, जो सोवियत काल के बाद की सर्वाधिक दर है। यह अब 20% पर है। अभी अगर आप इसकी तुलना अमेरिका की 4.5% दर से करें तो यह बेहद ज्यादा है। बचत करना फायदेमंद होता है जबकि कर्ज लेना महंगा पड़ता है। अंततः लक्ष्य अर्थव्यवस्था को शांत करना, मुद्रा आपूर्ति घटाना और मुद्रास्फीति को 4% तक लाना है। जब सरकार लगातार मुद्रा छापती या कंपनियों को कर्ज लेने को मजबूर करती है तो ब्याज दर बढ़ाना प्रभावी नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध के चलते ऐसा नहीं लगता कि सरकार का अनावश्यक खर्च जल्दी कम होगा। इस बीच रूस की ऊंची ब्याज दरों की भी एक कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे आर्थिक ठहराव आ रहा है और शायद एक आर्थिक संकट भी आ सकता है। कागजों पर पिछले कुछ वर्षों में रूसी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक बढ़ रही है। 2023 और 2024 में जीडीपी वृद्धि 4.1% रही, लेकिन इसका लगभग पूरा संबंध रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था से था, वास्तविक अर्थव्यवस्था से नहीं। विल्सन सेंटर के अनुसार रूस की अर्थव्यवस्था दो गति पर है, जिसमें गैर सैन्य क्षेत्र ठहराव की स्थिति में है। महंगाई, श्रमिक की कमी और ऊंचे ब्याज दरों के कारण गैर सैन्य क्षेत्र वास्तव में संघर्ष कर रहा है। कई छोटे और मध्यम उद्यम बंद होने की कगार पर हैं। 2025 की पहली तिमाही में रूसी कंपनियों ने ब्याज के रूप में लगभग 50 अरब डॉलर या 3.7 ट्रिलियन रूबल का भुगतान किया। यह पिछले साल की तुलना में 58% अधिक है। 2025 में कुल व्यापारिक ब्याज लागत 15 ट्रिलियन रूबल या 172 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस में 55% से ज्यादा कॉरपोरेट लोन फ्लोटिंग ब्याज दरों पर हैं, जिनकी दरें बाजार ब्याज दरों के अनुसार बदलती रहती हैं, जो इस भारी वृद्धि का कारण है। और अगर ब्याज दरें बहुत ज्यादा हो जाएं, जैसे कि अभी हैं, तो यह बहुत जल्दी बहुत गलत हो सकता है। रूस में सरकारी सलाहकार 2025 में दिवालिया होने की लहर की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि 20% कंपनियां पहले से ही संकट में हैं। यदि वे सब दिवालिया हो जाते हैं तो यह न केवल आम अर्थव्यवस्था बल्कि रूसी बैंकों के लिए भी एक भयंकर आपदा होगी। उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा और वे गंभीर नकदी संकट में फंस जाएंगे। दूसरी ओर रूस का सेंट्रल बैंक संकट में है। व्यवसायों को बचाने के लिए ब्याज दरें कम करनी होंगी, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन रोकने हेतु ब्याज दरें बनाए भी रखनी होंगी। हाल ही में व्यवसायों को राहत देने हेतु ब्याज दरों में 21% से 20% तक की मामूली कटौती की गई है, परंतु यह बहुत छोटा समायोजन है और वर्तमान में शायद इससे अधिक राहत संभव नहीं है। तो समझना आसान है कि रूसी बैंकों के लोग इस समय चिंतित क्यों हैं। यह सब उन 3 साल की पाबंदियों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित किया है। रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सिस्टम से निकाल दिया गया है, जिससे आयात निर्यात के लिए लेन देन करना काफी मुश्किल हो गया है। कई रूसी बैंकों पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण वे विश्व के अधिकांश वित्तीय संस्थानों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। कुछ बैंकों, खासकर रूस के केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्तियां जब्त की गईं, जिससे उसे यूरो और डॉलर बॉन्ड्स में लगभग अमेरिकी डॉलर 300 अरब की पहुंच खोनी पड़ी। अब इसका ज्यादातर हिस्सा बेल्जियम में प्रबंधित किया जा रहा है और उससे होने वाली आमदनी यूक्रेन भेजी जा रही है।
विदेशी भंडारों के अभाव में केंद्रीय बैंक को रूसी वित्तीय प्रणाली को झटकों से बचाना कठिन हो जाता है। प्रतिबंधों का एक और भयानक असर यह है कि लोग अपने रूबल बेचकर पैसा ऑफशोर खातों में ले जाना चाहते हैं। पूंजी पलायन से बैंकों को समस्या होती है क्योंकि उनके पास ग्राहकों को देने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं होती। क्रेमलिन ने कड़े पूंजी नियंत्रण से प्रतिक्रिया दी। लोग अब अपनी सारी रूबल नहीं बदल सकते और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा भंडार रूबल में बदलने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि मुद्रा मजबूत हो सके। बैंकों को कई मोर्चों पर परेशानी हो रही है, जिनमें से एक यह त्वरित और आसान समाधान है। प्रतिबंध, महंगाई और ऊंची ब्याज दरों जैसी आर्थिक समस्याएं मिलकर प्रभाव डाल रही हैं। यह सब समझने के बाद हम देख सकते हैं कि रूस में बैंक बड़ी मुसीबत में क्यों हैं और वे संभावित गिरावट को लेकर क्यों चिंतित हैं। यदि बड़े बैंक ध्वस्त होते हैं तो वे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने साथ ले डूब सकते हैं, जो पुतिन सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इसे विस्तार से देखना जरूरी है। रूस में 13 बैंक हैं जिन्हें केंद्रीय बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण ऋण संस्थान कहता है। मूल रूप से वे बैंक जो इतने बड़े हैं कि उन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता। सिबर बैंक रूस का सबसे बड़ा बैंक है जो सरकार के बहुमत स्वामित्व में है और देश की कुल बैंक संपत्ति का 1/3 भाग धारण करता है। दूसरा सबसे बड़ा बैंक वीटीबी भी सरकार के बहुसंख्यक स्वामित्व में है। तीसरा सबसे बड़ा बैंक गजप्रोम है जो सरकारी नहीं बल्कि पुतिन के ओलिगार्क मित्रों के स्वामित्व में है। सिर्फ इससे ही यह काफी स्पष्ट है कि रूसी बैंक पुतिन के हाथों में हैं, या तो सरकार के माध्यम से या उनके चहेतों के जरिए। ये रूसी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के उसके उपकरण हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि 13 महत्वपूर्ण बैंकों में से कम 3 को अगले साल फिर से पूंजीकरण की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है और गिरावट से बचने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बैंक जमाकर्ताओं का पैसा उधार लेने वालों को देते हैं, इसलिए ऐसा उनके साथ हो सकता है। अगर उधारकर्ता कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ होगा और संकट में पड़ जाएगा। गैर निष्पादित ऋणों का प्रतिशत एक प्रमुख मापदंड है। यह उन उधारकर्ताओं की संख्या है जो अब किस्तें नहीं चुका रहे हैं। रूस के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता वीटीबी बैंक के व्यक्तिगत ऋणों में से 5% पहले ही डिफॉल्ट हो चुके हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। आधिकारिक तौर पर रूसी बैंकिंग क्षेत्र के कुल कॉरपोरेट ऋणों का 4% वर्तमान में गैर निष्पादित है। ऐतिहासिक मानकों के अनुसार यह स्थिति उतनी बुरी नहीं है। अगर आप रूस में गैर निष्पादित ऋणों का ऐतिहासिक अनुपात देखें तो यह 2008 के बाद के संकट के दौरान लगभग 10% तक पहुंच गया था और 2017 और 2018 के संकट के दौरान यह 2 अंकों तक बढ़ गया था। रूसी बैंकिंग क्षेत्र पिछले वर्षों की तुलना में काफी स्वस्थ दिख रहा है, जो मुनाफे से भी स्पष्ट होता है। 2024 में सिबेर बैंक ने लगभग 19 अरब डॉलर 1.5 ट्रिलियन रूबल का मुनाफा अर्जित किया। वर्तमान में रूसी बैंकों के पास 8 ट्रिलियन रूबल यानी अमेरिकी डॉलर 100 बिलियन से अधिक रिजर्व मौजूद हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए तैयार हैं। रूस की केंद्रीय बैंक की गवर्नर का कहना है कि रूसी बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त पूंजी से लैस है और लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह बहुत भ्रामक है। रूसी बैंक चिंतित हैं क्योंकि उनके ऋणों की गुणवत्ता आधिकारिक आंकड़ों से काफी खराब है। ध्यान रहे कि अधिकांश बैंक क्रेमलिन के अधीन हैं और क्रेमलिन ने बैंकिंग क्षेत्र को विशेषकर ऋण पुनर्गठन के माध्यम से हर संभव समर्थन दिया है। कर्ज पुनर्गठन में बैंक ऋणों की शर्तों को बदलते हैं ताकि उधारकर्ताओं के लिए चुकाना आसान हो जाए। बैंक ब्याज दरों में कटौती, कर्जदारों को अधिक समय और कर्ज के एवज में व्यवसाय में हिस्सेदारी जैसे उपाय अपना सकते हैं। पर चतुराई ये है कि इससे बैंकों को अपनी लेखा पद्धति बदलने का मौका मिलता है, खासकर गैर निष्पादित ऋणों के मामले में। ऋणों को पुनर्गठित किया जा सकता है और अचानक वे निष्पादित ऋणों में बदल जाते हैं। गैर निष्पादित अनुपात कम होने के बावजूद बैंक अभी भी खतरनाक स्थिति में है। रूसी सरकार इस समाधान को बनाए रखना चाहती है और इसका कारण बहुत सरल है। यदि लोगों को बैंकों की खराब स्थिति का पता चला तो वे अपनी सारी बचत निकालना चाहेंगे। इससे बैंक ऋण की स्थिति बनती है जिसमें लोग बैंक ढहने से पहले अपनी रकम निकालने दौड़ते हैं। बैंक के पास सभी ग्राहकों को पैसे लौटाने हेतु पर्याप्त रिजर्व न होने के कारण बैंक का ढहना लगभग निश्चित हो जाता है। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद कई रूसी नागरिकों ने बैंकों पर से विश्वास खो दिया था। पुतिन की प्राथमिकता स्थिरता की धारणा बनाए रखना है ताकि कोई बड़ा संकट टाला जा सके। फिर भी नए बैंक ऋण की आशंकाएं बढ़ रही हैं।
रूस सेंटर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के अनुसार बैंक रन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अंततः वे अनिवार्य संकट को स्थायी रूप से टाल नहीं सकते। आगे क्या हो सकता है यह देखना रोचक होगा। जहां तक वित्तीय संकटों की बात है, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हमेशा दोहराए जाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा बैंक जो गिर नहीं सकता गिरने लगता है तो हमेशा उसे बचा लिया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मूलतः सरकार या केंद्रीय बैंक उन्हें पैसा देता है। जब सरकार ऐसा करती है तो इसका खर्च टैक्स देने वालों या राष्ट्रीय कर्ज से उठाया जाता है, और जब केंद्रीय बैंक ऐसा करता है तो इसका खर्च नोट छापने से उठाया जाता है। हमें इसके ऐतिहासिक उदाहरण खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। रूस में भी 2017 और 2018 में रूस के आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक ने देश के 3 सबसे बड़े निजी बैंकों को बचाया था। इस प्रक्रिया में इन बैंकों को केंद्रीय बैंक के बैंकिंग सेक्टर कंसोलिडेशन फंड के जरिए सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इनमें से एक बैंक को रूसी रक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए पुनः इस्तेमाल किया गया था। कुल लागत 1 ट्रिलियन रूबल से अधिक थी, जो अरबों डॉलर के बराबर है। रूबल केंद्रीय बैंक द्वारा हवा से ही निर्मित किए गए थे। अत्यधिक नए रूबल के निर्माण से मुद्रास्फीति और आर्थिक उथल पुथल हो सकती है। हालांकि ये बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले उतने बड़े नहीं थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह 2008-09 की वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान दिए गए बेलआउट्स की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिसने रूस में महामंदी ला दी। रूस के कई बड़े बैंक जैसे साबिर बैंक, वीटीबी और रूसी कृषि बैंक तरलता की समस्या से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर रूसी बैंकों को कई स्रोतों से 200 अरब डॉलर से अधिक का समर्थन मिला, जिसमें सरकार, वीबी बैंक जिसके अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रपति पुतिन थे, और केंद्रीय बैंक शामिल हैं। यह रकम चुकाने के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि यह उस समय रूस की जीडीपी के 10% से अधिक थी। सरकारी भंडार समाप्त हो गए और 14% महंगाई दर के कारण लोगों की क्रय शक्ति घट गई। 1998 में रूस में आई वित्तीय संकट सबसे बड़ी तबाही थी, जिसका दोहराव कोई नहीं चाहता। उस समय रूस का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनकॉम बैंक ढह गया, और इस बार कोई बेल आउट नहीं हुआ। टोको बैंक और माइनोटेप बैंक जैसे अन्य वाणिज्यिक बैंक भी दिवालिया हुए, जिससे कई रूसियों की जमा पूंजी डूब गई। रूसी नागरिकों की, जिन्होंने अपनी बचत सरकारी बैंकों में जमा की थी, स्थिति भी खराब थी। भारी वित्तीय संकट के कारण रूबल की कीमत 2/3 गिर गई और मुद्रास्फीति 84% तक पहुंची। सरकार अपने कर्ज पर दिवालिया हो गई, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेंशन और सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन जैसी चीजों के लिए धन की भारी कमी हो गई। यह कहना कठिन है कि नया रूसी बैंकिंग संकट 2017, 2008 या 1998 के संकटों जैसा होगा। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि आधिकारिक आंकड़े बैंकों की वास्तविक बुरी स्थिति नहीं दिखाते। अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि रूसी बैंक गिरेंगे। सवाल यह है कि कितनी जोर से, लेकिन इस पर अनुमान लगाना दिलचस्प है। व्लादिमीर पुतिन शायद अपनी किसी महत्वपूर्ण बैंक को डूबने नहीं देंगे, इसलिए बेलआउट्स होने की संभावना है। और क्योंकि सरकार पहले से ही आर्थिक रूप से तंगी में चल रही है, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि यह पैसे छापने की ओर ले जाएगा। कुल लागत ट्रिलियन रूबल तक पहुंच सकती है, जो दर्जनों या सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है। यह वास्तव में गैर निष्पादित ऋणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। बैंकों से भारी निकासी रोकने हेतु पुतिन घरेलू खातों से दैनिक निकासी सीमित कर सकते हैं और सरकारी शक्ति का उपयोग व्यापक अशांति व दंगों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। बैंकों को बचाने हेतु सरकारी सहायता से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ सकती है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। महंगाई की वजह से घरों और कारोबारों पर जीवन निर्वाह और व्यापार के खर्चों का दबाव बढ़ता है, जिससे कर्ज की किस्तें चुकाना कठिन हो जाता है और इससे और भी ज्यादा ऋण गैर निष्पादित हो सकते हैं, जिससे बैंक एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस प्रकार यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो रूस पूर्णतः वित्तीय संकट में फंस सकता है। परंतु संतुलित परिस्थितियों में भी, जहां बेलआउट के बाद बैंक स्थिर रहते हैं, मुद्रा छापने से रूबल का मूल्य अवश्य ही गिरेगा। रिहायशी मकान और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे आम रूसी नागरिकों का जीवन स्तर और भी गिर जाएगा। इस बैंकिंग संकट से सीख यह है कि बिल का भुगतान हमेशा करना ही पड़ता है। पुतिन रूस को युद्ध मशीन में बदलना चाहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम रूसी जनता को भुगतना होगा। अब अगर आप ऐसे विषयों पर जानकारी रखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ देखने के लिए धन्यवाद।